अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। समेकित मछली पालन कम जगह में अधिक लाभ कमाने का जरिया। शिमला मिर्च की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा। मछली पालन से बहुत से किसान जुड़े हैं और इससे अच्छी आमदनी ले रहे हैं, लेकिन इस आमदनी को लेने के लिए किसानों को काफी समय लग जाता है और लागत भी अधिक होती है। अगर किसान मछली पालन के साथ अन्य कृषि व्यवसायों को अपनाएं तो इससे किसानों को लगातार आमदनी मिलती रहेगी। तो मछली पालन के साथ आप किन किन व्यवसायों को अपना सकते हैं, जानते हैं जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली समन्वित कृषि जो माना जाता है, जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट का खेती से रिलेटेड मतलब मछली से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ फार्मिंग करने को समन्वित कृषि कहते हैं। खासकर मत्स्य आधारित जो समन्वित कृषि होती है, इसमें मत्स्य पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गौ पालन, सुअर पालन सभी को एक साथ मछली पालन के साथ साथ करना होता है। अगर उससे करते हैं तो फायदा इसमें अनेक हैं, और अनेक का बोला जाए तो इसमें होता है क्या कि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए यूजफुल हो जाता है, जिसके कारण कि एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको कहीं कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसको आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका रिस्क कम हो जाता है कि अगर हमको किसी एक कंपोनेंट से किसी तरह की बीमारी हो गई या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण हम उस कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो हम नहीं ले पाते हैं, तो लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है वो हमें सहायता करता है कि कंपनसेट करने के लिए दूसरे कंपोनेंट से जिससे कि हमको हानि हो रही है। इसलिए समन्वित कृषि आज की समय की भी मांग है। अगर प्रदेश के किसान धान की खेती के साथ मछली पालन करें तो निश्चित ही सीमांत और लघु किसानों की रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम किया जा सकता है। धान संग मछली उत्पादन करके किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। प्रदेश के क्षेत्र में जहां वर्ष भर पानी व्यवस्था रहती है, वहां धान संग मछली उत्पादन की समन्वित प्रणाली के तहत दो फसलें जैसे रबी और खरीफ की फसल के साथ ही मछली की एक फसल आसानी से ले सकते हैं। धान से मछली पालन का चुनाव करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक से अधिक पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए, सिंचाई के साधन मौजूद होने चाहिए। इस प्रकार की खेती सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति में विशेष रूप से लाभदायक
सिद्ध हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें मत्स्य आधारित जो मत्स्य पालन है, इसमें सबसे अच्छा जो कंपोनेंट माना जाता है वो है बतख पालन का। बतख पालन से क्या होता है कि बतख जब तालाब में रहती हैं तो उनके जो चलने के कारण पैर के जो मोशन होते हैं उसके कारण तालाब में एरेशन होते रहता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बढ़ जाती है। तो मछली का ग्रोथ जो कि ऑक्सीजन और खाना इस दोनों पर डिपेंड करता है, उसमें मछली के ग्रोथ में जो ऑक्सीजन बढ़ती है बतख के कारण, उसके कारण उसके बहुत फायदा होता है। तो इस कारण से बतख पालन और मछली पालन इन दोनों का समन्वित कृषि जो है वो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मछली सह बतख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 से 3 टन मछली, 15 से 18 हजार अंडे तथा 500 से 600 किलोग्राम बतख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में ना तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता है और ना ही मछलियों को पूरक आहार देने की जरूरत है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। पाली जाने वाली मछलियां और बतखें एक दूसरे के अनुपूरक होती हैं। इसके साथ साथ मुर्गा पालन में मुर्गा का जो बीट्स होता है, जो उसका फिकल बिटर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मात्रा में मिलती है। तो अगर मुर्गे के जो बीट्स होते हैं, जो फिकल बिटर है, उसको हम लोग यूज करें अगर अपने तालाब में, मछली के तालाब में, उससे हमें प्राकृतिक भोजन जो मछली को मिलती है उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे से अच्छा तरीके से होता है, ज्यादा होता है, तो मछलियों को खाने में दिक्कत नहीं होती है। मछली पालन के साथ मुर्गी पालन व्यवसाय लाभप्रद है। इस तकनीक के अंतर्गत मुर्गी की पोल्ट्री लीटर मुर्गी घर के फर्श में विष्ठायुक्त भूसा मछली के तालाब में खाद के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में ना तो जल क्षेत्र में कोई अलग के खाद डालने की जरूरत पड़ती है और ना ही पूरक आहार देने की। मुर्गी सह मछली पालन से प्रति हेक्टेयर हर साल लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम मछली, 60 से 72 हजार तक के अंडे तथा 550 से 600 किलोग्राम मुर्गी का मांस प्राप्त होता है। तीसरा चीज है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, गाय के साथ। गाय का गोबर हम लोग तालाब में यूज करते हैं प्राकृतिक भोजन के लिए। यहाँ पर भी हम लोग गाय के साथ मत्स्य पालन करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ खेती के भी अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसको कि हम मत्स्य पालन के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एक है केला का। केला का फार्मिंग अगर हम जैसे ही मत्स्य पालन के जो डाइक है, जो बांध है, उस पर अगर हम करते हैं तो उससे हमारे केले के जो पौधे हैं वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा तंदुरुस्त, ज्यादा फलदायक होते हैं और साथ ही हमारा बांध का जो यूज होता है वो अच्छे से हो सकता है। इसके साथ साथ पपीता भी एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है जिसको कि कर सकते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो तालाब का जो स्लोप होता है, उस स्लोप पर लत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उस लत्तेदार सब्जियां का पालन कर सकते हैं। और दूसरे जो बाहर वाले जो स्लोप होते हैं वहां पर हम लोग अरहर की खेती करते हैं, तो और बीच वाले बांध पर किसी फलदायक पेड़ की, जिसमें कि फल है, केला है, पपीता है, इसकी खेती। तो इस तरह से अगर हम सभी सारे जगह का उपयोग, एक एक जगह जो हमारे तालाब के जो बचे हुए उपयोग जगह हैं उसको उपयोग करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह मछली पालन के साथ अन्य व्यवसाय जैसे बकरी पालन, सूकर पालन, पशुपालन, खरगोश पालन आदि किया जा सकता है। साथ ही खेत में मेड़ों पर पुष्पों का फलदार पौधा वानिकी वृक्षों को लगाकर भी अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। अगर एकीकृत मछली पालन करने के लाभ के बारे में कहें तो इससे लागत में कमी आती है, जोखिम कम रहता है, कम जगह में अधिक उत्पादन मिल जाता है, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने का जरिया मिल जाता है। ऐसे और भी कई व्यवसाय होते हैं जिन्हें मछली पालन के साथ करके आप भी एकीकृत मछली पालन से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बना रहता है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन इस समय पौधा तैयार कर खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो इसकी खेती करने की सोच रहे हैं, वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर खास तौर से ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी भावना। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में और हम लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। जिन क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता और ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहता है, वहाँ वर्ष भर फसल ली जा सकती है। इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है और ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े और टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं, इसलिए जलवायु को देखते हुए इसकी खेती करें। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। और इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके पौधा रोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट अंतिम जुताई के पूर्व खेत में अच्छी तरह से मिला दें। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। और ये सब डाल के आपको जो कल्टीवेशन जो है, जो खुदाई जो बोलते हैं, उसको आपको अच्छे तरह से 2-3 बार मिलाना है। उसके बाद बेड प्रिपेयर करेंगे, वो भी राइज्ड बेड ही कीजिएगा। अगर पॉली हाउस में भी कर रहे हैं तो राइज्ड बेड ही कीजिए। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नत्रजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में, और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीज़न है, क्योंकि हमारा जो सूर्य रश्मि है इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो बेड है, वो सबको पूरा अच्छा तरह से मिट्टी को मिला लेंगे और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होता है उसको हम लोग धकेलेंगे, चारों ओर से मिट्टी से धकेल के छोड़ देंगे 15-20 दिन। उसमें क्या होता है, बाहर का जो सूर्य रश्मि है, ये पॉलीथीन अंदर अपना तापमान बढ़ा लेता है और अंदर का जितना फफूंद है, स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड है, प्यूपे है, ये सब मर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। नेचुरल वे में आप अपना सॉइल को स्टेरलाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो मिट्टी है फिर से हमारा नया मिट्टी बन जाता है। इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। इसके बाद इसकी रोपाई के लिए भूमि की सतह से ऊपर उठी और समतल क्यारियां बनाएं। अगर ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से पौधों की रोपाई करनी है तो ड्रिप लाइन क्यारियों पर बिछाएं। बाद में प्लास्टिक मल्च बिछा दें। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार लगाते हैं, इसलिए उसी के अनुसार मल्च में छेद बनाएं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है।
पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जैसे इसका बोलते हैं जो ग्रीन में तो लगभग 40 रुपीज़ है मार्केट रेट, मगर पीला कलर या लाल कलर लेंगे तो एग्जैक्टली डबल हो जाता है, क्योंकि होटल ये सब में तो यूज़ होता है। तो अगर कर रहे हैं तो कलर वाला कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही कीजिए, माने संरक्षित खेती में ही कीजिए। अगर हम लोग वैरायटी या किस्म के बारे में बात करेंगे तो पीला कलर में हम लोग का जो संस्थान से रिलीज़ हुआ है स्वर्ण प्रफुल्लिया करके है, ये हमारा येलो कलर में आता है। जैसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तो येलो कलर में आता है। इसका लगभग आपको उपज भी बहुत अच्छा आता है, लगभग 40 टन तक आता है। बीज का भी ट्रीटमेंट करेंगे बैविस्टिन और ट्राइकोडर्मा विरिडे से, डैम्पिंग ऑफ से बचा देगा हमारा जो सीड को और सीडलिंग को। और हमारा जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। रोपण और दूरी सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 पत्तियों वाला पौधा जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है। पौधा रोपण के एक दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौधा आसानी से निकाला जा सके। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की रोपाई करनी चाहिए। और एक है शिमला मिर्च में ध्यान देना है, जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो जिगजैग वे में आपको ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि वो ड्रिप का लाइन जो जाता है स्पेसिंग, वो ड्रिपर जो रहता है उसको हम लोग जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कहीं कहीं स्थानों पर 1-2 बार बारिश भी हो चुकी है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों के लिए काफी परेशानियां पैदा हो गई है। अगर इस समय मुर्गियों की सही देखरेख नहीं की गई तो इस व्यवसाय से किसानों को हानि भी हो सकती है। तो इस हानि से बचने के लिए मुर्गी पालक किसान किन किन बातों पर ख्याल रखते हुए मुर्गियों का प्रबंधन करे, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर PP सिंह। आज मैं आपको ब्रॉयलर मुर्गियों की गर्मियों में देखभाल किस प्रकार से की जाए इस पर संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, वर्तमान में अगर बात करें तो जैसे और गर्मी ने दस्तक दे दी है और ये गर्मी अभी दिन ब दिन प्रचंड रूप से बढ़ती जाएगी और इस समय विशेषकर ब्रॉयलर मुर्गियों में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, मुर्गी पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस व्यवसाय को लाभकारी कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है इनके चूजों की उचित देखरेख। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए चूजे खरीदते समय अब को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और चूजे किसी प्रतिष्ठित हैचरी से ही खरीदने चाहिए। चूजे के आने के 24 से 48 घंटे के भीतर अपने को वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड, वो पानी में इनको देने चाहिए। शुरू के 24 से 48 घंटे तक अपन सामान्यतः चूज़ों को दाना नहीं देते हैं, क्योंकि चूज़ों में जो एनर्जी सोर्स है उस समय तक योग से जो रहता है उससे मिलती रहती है, तो भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन 48 घंटे के बाद में अपने को न्यूज़पेपर पे या अखबार पे रख के उनको थोड़ा थोड़ा दाना देते हैं। पानी की व्यवस्था पूरी और प्रॉपर रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि फिर ब्रूडिंग का प्रबंधन अपने को करना है। ब्रूडिंग में क्या होता है कि शुरू की अवस्था में ब्रॉयलर मुर्गियों के शरीर पे पंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, तो उनको ठंड लगने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अतः इस परिस्थिति में अपन क्या करते हैं कि कृत्रिम गर्मी दे के चूज़ों को अपन सर्दी से बचाने का प्रयास करते हैं। ब्रूडिंग का जो समय होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरणीय परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे गर्मी के सीजन में हो सकता है आपका 4-5 दिन के समय में ही ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़े और बाकी समय ना पड़े, तो ब्रूडिंग का प्रबंधन करें।
गर्मी के मौसम में मांस वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस आवास प्रबंधन करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है कि गर्मी के मौसम में यदि गर्म हवाएं चल रही हैं तो शेड में जो जाली है उसमें अपन टाट की बोरी लगा सकते हैं, और टाट की बोरी लगाने के बाद हल्का सा पानी भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि उनको जो अंदर का तापमान है शेड का वो लगभग 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाए। अगर प्रयास करें नहीं आ रहा है तो उसमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से पंखे लगा सकते हैं, फॉगर्स लगा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कूलर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना मुर्गी का जो बाड़ा है उस बाड़े में जो छत है, वैसे तो जो रिकमेंडेशन रहती है उसके हिसाब से ये एस्बेस्टस की या सीमेंट की चद्दर से रूफ बनाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर लोहे की चद्दर लगी हुई है तो उसके कारण वातावरण में शेड के अंदर जो है गर्मी काफ़ी रहेगी। तो उस परिस्थिति में अपन बाजरे की कड़वी या अन्य किसी प्रकार का सूखा चारा जो रहता है उसको शेड की छत पर डाल दें, और उसमें बाल्टी से अगर पानी छिड़क दें या पाइप से पानी छिड़क दें तो उससे भी तापमान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और जो गर्मी या हीट स्ट्रेस के कारण पड़ने वाले प्रभाव है उनको काफ़ी हद तक अपन कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपको मुर्गी पालन से अत्यधिक मुनाफा होगा। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो गर्मी के मौसम को देखते हुए है, वो ये है कि गर्मी के मौसम में ब्रॉयलर मुर्गियों को अपने को खान पान में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ब्रॉयलर के मुर्गियों के शरीर में जब जो दाना जो अपन देते हैं वो पचता है तो उसके जो आहार ग्रहण करता है उसके 3-4 घंटे बाद में जब दाना पचता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी जब शरीर में पैदा होती है और उसी समय यदि वातावरणीय तापमान भी बहुत ज़्यादा है तो ये गर्मी का डबल प्रभाव मुर्गियों पे पड़ता है, और उसके कारण मुर्गियों का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति देखने में मिलती है कि मुर्गियाँ हाँफने लगती हैं, और गर्मी से बचने का जो फिजियोलॉजिकल तरीका होता है उसके अनुसार ये पेंटिंग करने लगती हैं या ओपन माउथ ब्रीदिंग करती हैं, मतलब खुले मुंह से सांस लेती हैं और पंख फैला लेती हैं चारों तरफ, और जो आहार है वो उसको ग्रहण करना बंद कर देती हैं। तो इस परिस्थिति में किसान भाई ये कर सकते हैं कि जो इनके खाने पीने का समय है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसमें परिवर्तन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि देखिए, सुबह 10 बजे से पहले तक अपना मुर्गियों को जो दाना अपन देते हैं वो दाना पूरा दे दें, और 10 बजे के बाद में जो फीडर है या जो दाने वाले बर्तन है उनको पूरी तरह से खाली कर दें। सुबह 10 बजे के बाद से लेके आपके शाम के करीब 6 बजे तक अपने को उनको कोई भी दाना नहीं देना है। उसके बाद में 6 बजे के आसपास उनको दाना दें, और रात में भी ज़रूरत पड़ने पर उनको दाना भर सकते हैं, अपन पुनः खिला सकते हैं। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर जो ये पीने का पानी है उसको साफ़ सुथरा और ठंडा ड्रिंकिंग वाटर या पीने का पानी ठंडा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सामान्यतः हीट स्ट्रेस की रोकथाम के लिए मुर्गियों में विटामिन ई का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का अपन फीड में मिला के दे सकते हैं। उसके अलावा लिवर टॉनिक कई आते हैं जो कि लिवर पे जो प्रभाव पड़ता है फीड के कारण उसको भी कम कर सकते हैं, जिससे कि अपने मुर्गियों को जो ग्रीष्म तनाव है उसके हानिकारक प्रभाव से अपन बचा सकें, और जो अपना आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको रोक सकें, और ब्रॉयलर मुर्गी पालन से बेहतर आय प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सैदपुरा, जिला लखीसराय के पुष्पेंद्र सिंह ने। आपने बायोगैस संयंत्र के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन,
रोशनी और बायो खाद मिलती है, जिससे हमारे खेतों को नया जीवन मिलता है और खेतों का नया जीवन हमारे खलिहानों को भरता है। हमारे खलिहान हमारे घरों को खुशियों से भरता है। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के 2 मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें: जमीन समतल और अगल बगल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र घर के आसपास बनवाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर की पर्याप्त उपलब्धता हो। संयंत्र वाली जगह पर पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संयंत्र स्थल में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है। पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।